स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न देखेंगे। देखिए जो हम प्रश्न कराएंगे ये थोड़ा सा हार्ड होगा। इससे इजी वाला जो प्रश्न हमने कराया है प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। आप 2022, 23, 24 का प्ले लिस्ट देख सकते हैं, वहाँ आपको इजी जो है शिक्षण अभिरुचि मिल जाएगा। इजी तो सबसे बन जाता है, हार्ड ज़रूर बनाकर देखिएगा। 22 तारीख को एग्ज़ाम है, फिर 29 जून को आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा और आप ही आंसर लगाते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जितना भी वीडियो है, चाहे वो जीके का हो, रीजनिंग का, हिंदी का, ज़रूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो लाइन से मिलेगा, टॉपिक वाइज, क्लास वाइज। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या वर्गीकृत करना। बताइए दोस्तों। संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा अंतर करना। जो तीसरा है अंतर करना, ये जो है प्रयोग में लाया जाता है सूचना के विश्लेषण हेतु। तीसरा जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, राजेश अति लोलुप पाठक हैं। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे खाली स्थान के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी या मापन आधारित शिक्षार्थी। बताइए दोस्तों। देखिए बहुत ही आसान से इसका जवाब है। जितना भी हमने प्रश्न पढ़ा लंबा चौड़ा, तो उसका एक ही सार निकलता है कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। उसे किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है किसी के द्वारा कि जाओ पढ़ो, वो खुद से पढ़ने के लिए तत्पर है। तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टिके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के असर उपलब्ध कराना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीधा बोला गया है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, तो सेकेंड ऑप्शन, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। अमान्य नहीं करना है बल्कि वो अपनी भाषा में सीख सके, ऐसा हमें माहौल जो है देना है। तो सेकंड ये नहीं रहेगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक खाली स्थान को जो है योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास को, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने को, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता को, या शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो देखिए चौथा का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता को ये बताता है। क्या? मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक खाली स्थान के योग्य बनाती है। तो शिक्षक क्या बनाता है? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता देकर। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ये बाधक नहीं है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित है। ये भी गलत कथन है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ये गलत है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसमें कहा गया है खेलना जो संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। चौथा ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? हमें सत्य बताना है। तो देखिए इसमें सत्य है दोस्तों, मैं सीधा आंसर बता देता हूँ।
समवयस्कों और पितृक मतलब जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये योगात्मक नहीं होता है सेकंड का। 7वां प्रश्न, समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो देखिए दोस्तों, समाजीकरण क्या है? तो यह है दोस्तों समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक जो है सहायक है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र रक्षण सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। बताइए दोस्तों, बेहतर कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपके हिसाब से? तो देखिए दोस्तों, ये खेल है तो खेल में जरूरी होता है अभ्यास, प्रैक्टिस, याद रखिएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगर उसे क्षेत्र रक्षण के बारे में उसके सुधारना है शिक्षार्थियों का, तो आप अधिक से अधिक अभ्यास करवाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर है, याद रखिएगा। इसमें आप ज़्यादा मतलब मत सोचिएगा कि ये चारों ऑप्शन तो अच्छा है तो ये लास्ट वाला हो सकता है, नहीं। याद रखिएगा खेल में अभ्यास जरूरी है। 9वां प्रश्न देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को खालिस्तान करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण या सक्रियकरण। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वाइगोत्स्की के बारे में। वाइगोत्स्की के संदर्भ में पूछा गया है, तो क्या करेंगे दोस्तों? इस चीज़ को समझेंगे, आत्मसात करेंगे। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे है, कोहलबर्ग है और जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, एनईपी हमने कराया है, एनसीएफ कराया है, चाइल्ड एजुकेशन एक्ट मतलब एजुकेशन एक्ट है। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से एक एक प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे वो जीके में हो या शिक्षण अभिरुचि वाला भाग में हो। तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा। हमने क्लास नंबर 1, 2, 3 जरूर देखिएगा, शिक्षण अभिरुचि का भी और जीके का भी, उसमें आपको मिल जाएगा और अच्छे से पढ़िएगा। 10वां प्रश्न देखिए, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को खालिस्तान कर लिया है। बताइए दोस्तों, अंगीकार कर लिया है, समायोजित कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है कि समुचितता क्या रहेगा? इसमें राइट आंसर क्या रहेगा 10वां प्रश्न का? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, अनुकूलित कर लिया है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुकूलित। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए 11वां प्रश्न है, खालिस्तान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक या अनुभाविक। तो संदर्भगत के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र में संबोधित किया गया है। किसके अतिरिक्त? तो इसके अतिरिक्त, मतलब स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र में ये शामिल नहीं है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, अवयवभूत है, सामाजिक है और अनुभाविक है, ये त्रितंत्र में शामिल है। तो नहीं है पूछा गया है खालिस्तान के अतिरिक्त, तो इसके अतिरिक्त संदर्भगत के। 12वां प्रश्न देखिए, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। याद रखिएगा, बुद्धि का सिद्धांत बोल दिया जाता है, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, तो खालिस्तान पर बल देता है। तो देखिए दोस्तों, ये बल देता है
प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता का। लगभग इन्होंने 9 प्रकार की जो है बुद्धि बताया है, लेकिन एनसीईआरटी में 8 प्रकार की बुद्धि का जो है अवलोकन बताया गया है। 8 प्रकार की बुद्धि का ही विश्लेषण किया गया है, 9वां का नहीं किया गया है, वो अभी जोड़ा नहीं गया है। लेकिन इन्होंने 9 बुद्धि बताया है और इन्होंने ये बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो एक बुद्धि होता है वो उसके अलग अलग क्षेत्र से जो है होता है। जैसे खिलाड़ी बुद्धि, शारीरिक गतिमानी बुद्धि बोला जाता है, और गायन बुद्धि होता है जो गाने में अच्छे होते हैं। मतलब सभी का अलग अलग क्षेत्र में अच्छा एक प्रदर्शन होता है। तो इन्होंने कुल 9 बुद्धि बताया है, जिसे बहुबुद्धि सिद्धांत कहा गया है। इसमें चौथा हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता होता है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, थ फ च ध्वनि है स्वनिम, रूपिम, लेखिम या शाब्दिम? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा दोस्तों, थ फ च ध्वनि जो है स्वनिम ध्वनि है। फर्स्ट जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। सेकेंड जो ऑप्शन है ये राइट आंसर रहेगा। 15 नंबर प्रश्न, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। चौथा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है दोस्तों? तो देखिए वो सहयोग उपलब्ध करवा सकता है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन खाली स्थान पर बल देता है। किस पर बल देता है दोस्तों? तो सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। तीसरा जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जा सकता है, रिकॉर्ड उसका और सुधारा जाए, इस पर यह बल देता है। तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है? तो देखिए विद्यालय आधारित आकलन जो है दोस्तों, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। चौथा ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। 19वां प्रश्न ध्यान से देखिए, सीखने की तत्परता खाली स्थान की ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता खाली स्थान की ओर संकेत करती है, तो किसकी ओर करती है? तो सीखने के सतात्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 20वां प्रश्न देखिए, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो देखिए वो क्या कहेगी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ये कहना उचित होगा। जैसे जो सामान्य बालक हैं वो मैदान में खेलेंगे, लेकिन जो दिव्यांग है उनके लिए ये जो शब्द है असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ये कहना उचित होगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न, खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। किसके अतिरिक्त दोस्तों बताइए? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। जितने भी साथी हैं, बहुत ही आसान सा जवाब है। 21 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। किसके अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न कर सकती है, मतलब पढ़ाई में बाधा। 22 नंबर प्रश्न, एक समावेशी विद्यालय। एक समावेशी विद्यालय, तो देखिए समावेशी विद्यालय इसका राइट आंसर रहेगा ये।
शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। सेकेंड जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। सेकेंड जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, खाली स्थान के कारण प्रतिभाशालिता होती है। मनोसामाजिक कारक, आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, 2 और 3 का संयोजन है, बताइए। तो देखिए मनोसामाजिक कारक भी होता है और मनोसामाजिक कारण नहीं, आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा, 2 और 3 का संयोजन आनुवंशिक और वातावरण की प्रतिभाशालिता होती है। हमने पढ़ा भी है आनुवंशिक और वातावरणीय, तो सेकेंड और थर्ड मतलब चौथा जो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। तो देखिए उपयुक्त है दोस्तों शिक्षार्थियों को यह छोड़ देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। क्या सीखना है और कैसे सीखना है ये वातावरण के लिए, अधिगम योग्य वातावरण के लिए उपयुक्त है। छब्बीस नंबर प्रश्न देखिए, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता खाली स्थान कहलाती है। गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, तो ये कहलाती है डिस्प्रेक्सिया। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम निर्योग्यता क्या है दोस्तों, तो देखिए अधिगम निर्योग्यता ये है एक चर अवस्था है दोस्तों, चर अवस्था याद रखिएगा, मतलब गतिशील अवस्था। तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। समस्या को पहचान करना ये तो है, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना ये भी है, संभावित युक्तियों को खोजना और परिणामों की आशा करना, कौन सा नहीं है दोस्तों, तो देखिए ये भी है संभावित युक्तियों की खोजना, ये परिणामों की आशा करना, ये जो है समस्या समाधान की चरण नहीं है दोस्तों। पहला ये इसके चरण में शामिल नहीं है, ये दूसरा तीसरा चौथा ये समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण है, स्टेप है, लेकिन फर्स्ट जो ऑप्शन है नहीं है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को 29 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, उन्हें मौका देना चाहिए शिक्षार्थी को। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखिए, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वो अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, तो देखिए शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये कारण हो सकता है, शायद वह अकस्मात जो है संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, मतलब घबराहट इस प्रकार से, मतलब संवेग के रूप में वो कुछ ज़्यादा ही जैसे सोचने लगती है कि एग्ज़ाम में बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तो इस प्रकार से। तो पहला ऑप्शन इसमें बेहतर है। बाकी अब देखते हैं जैसे दूसरा, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, ये भी कारण है। शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। निरीक्षक शिक्षिका को ड्यूटी पर है और वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और यह स्वभाव में बहुत कठोर है, तो ये तो नहीं रहेगा। देखिए पहला और दूसरा ज़्यादा तक संभावित आंसर में रहेगा, लेकिन पहला इसमें आप जरूर आंसर लगाइएगा कि वे संवेगात्मक रूप से परिपक्व नहीं हैं। उसे समझना होगा कि जो एग्ज़ाम में आप बैठे हो तो उसमें तो कंडीशन आएगा ही, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठो, तो उस चीज़ को भूलकर आप जो है केवल आप परीक्षा में ध्यान दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए दोस्तों प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो है ज़रूर देख लीजिएगा, एग्ज़ाम नज़दीक है, बहुत सारा हम वीडियो बना सकते हैं शिक्षण अभिरुचि पर, बहुत सारा प्रश्न है, लेकिन ये समझने के ऊपर है आपके, आप कम ही वीडियो भी देखकर समझ सकते हैं, लेकिन हमने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है, 40 से ज़्यादा हमने शिक्षण अभिरुचि का वीडियो अपलोड किया है, जो कि समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी कारण से हमने जो मनोवैज्ञानिक है उनके ऊपर अलग से टॉपिक पर वीडियो बनाया है, क्योंकि आप उसे
समझ नहीं पाते, उसका आंसर नहीं दे पाते। इसी कारण हमने सिद्धांत कराया है ताकि कोई भी प्रश्न आए तो आप बना सकें। जरूर देख लीजिएगा उसे। बाकी जो प्रश्न होता है वो अभिरुचि पर आधारित होता है, आपके तर्क शक्ति पर होता है। प्रश्न तो हम पढ़ाते जरूर हैं लेकिन वही प्रश्न आए जरूरी नहीं, इसलिए आप तर्क शक्ति आप लगाइएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है सही रहेगा प्रश्न के आधार पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।